प्रिय विद्यार्थियों, आज हम BA प्रथम वर्ष इतिहास के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहने के संदर्भ में गुप्तकालीन शासन व्यवस्था के विषय में चर्चा करेंगे। गुप्तकालीन शासन व्यवस्था के मूल तत्व इस प्रकार बताए जाते हैं। पहला, गुप्तों के शासन का आदर्श बहुत ऊंचा था। वे स्वयं को प्रजा का ऋणी समझते थे और प्रजा की सेवा करके इस ऋण से मुक्त होना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने प्रजा हितकारी अनेक कार्य करवाए। दूसरा, सामंती व्यवस्था। गुप्त साम्राज्य अत्यंत विशाल साम्राज्य था, इसलिए उस युग में देश एक केंद्र से संपूर्ण शासन को चलाना संभव नहीं था। फलस्वरूप गुप्त सम्राटों ने सामंती शासन व्यवस्था का अनुसरण किया था। तीसरा, गुप्त साम्राज्य मौर्य साम्राज्य की भांति सम्राटों के सीधे कठोर अनुशासन में नहीं था, इसलिए संघीय शासन व्यवस्था की स्थापना की। साम्राज्य में अनेक महाराजा, राजा और गणराज्य सम्मिलित थे जो सम्राट की अधीनता मानते थे, किंतु आंतरिक शासन में स्वतंत्र थे। केंद्रीय शासन के अंतर्गत गुप्तकालीन शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक थी। सम्राट ही शासन का प्रधान होता था और उन भागों पर पूरा नियंत्रण रखता था। वह शासन के तीनों अंगों सेना, शासन तथा न्याय का प्रधान होता था। राज्य की राजधानी में केंद्रीय राजकीय कार्यालय होता था, जहां सम्राट अपने मंत्रियों तथा पदाधिकारियों के परामर्श तथा सहायता से शासन चलाता था। केंद्रीय शासन कई उपविभागों में विभक्त था, जिनमें सैन्य विभाग, विदेश विभाग, पुलिस विभाग, माल विभाग, न्याय विभाग, धन विभाग आदि प्रमुख थे। सम्राट शासन के समस्त महत्वपूर्ण कार्यों में मंत्री परिषद से परामर्श लेता था। केंद्रीय विभागों के कार्य मंत्री, प्रधानमंत्री, अमात्य, कुमारामात्य, युवराज, कुमारामात्य आदि पदाधिकारी करते थे। मंत्रिपरिषद के विभिन्न विभागों के निश्चित स्वरूप की जानकारी नहीं मिलती, किंतु गुप्त अभिलेखों से दो प्रमुख मंत्रियों, सांध्य विग्रहिक यद्यप संधि संबंधी मंत्री और अक्ष प्रलाधिकृत शासकीय पत्रों संबंधित मंत्री के बारे में जानकारी मिलती है। शासन के वरिष्ठ अधिकारियों के अंतर्गत गुप्तकालीन अभिलेखों से कुछ अन्य केंद्रीय पदाधिकारियों के नाम मिलते हैं। विनय स्थित स्थापक या न्यायाधीश, दंडपाशिक पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी, कुमारामात्य शासन का वरिष्ठ अधिकारी, महासेनापति सेना का सर्वोच्च अधिकारी, भंडारिक सैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला आदि। गुप्त काल साम्राज्यवाद का युग था। गुप्त सम्राटों ने अत्यंत विशाल साम्राज्य की स्थापना की। इस साम्राज्य की स्थापना विशाल प्रशिक्षित तथा सुसज्जित सेना की सहायता से की गई थी। सेना के 4 प्रधान अंग थे: हाथी, घोड़े, रथ तथा पैदल। सम्राट स्वयं सैनिकों की भर्ती करता था। वो अपनी सेना का प्रधान सेनापति होता था। रणस्थल में सेना की प्रथम पंक्ति में विद्यमान रहता था। सैनिक विभाग का मुख्य अधिकारी संधि विग्रहिक था, जिसे संधि युद्ध करने का अधिकार प्राप्त होता था। उसके अधीन महासेनापति अथवा महादंड नायक, प्रमुख सेनापति, रण भंडारिक सैन्य सामग्री की आपूर्ति करने वाला अधिकारी, बलाधिकृत सैनिकों की नियुक्ति करने वाला अधिकारी, भटाश्वपति पैदल सेना और घुड़सवारों का अध्यक्ष आदि अधिकारी होता था। सेना का कार्यालय बलाधिकरण करता था। बलाधिकरण सेना का कार्यालय कहा जाता था। प्रांतीय शासन के अंतर्गत शासन की सुविधा के लिए साम्राज्य को अनेक इकाइयों में विभक्त किया गया था। सबसे बड़ी इकाई प्रांत थी, जिसे देश या भुक्ति कहते थे। सौराष्ट्र, अवंती, पश्चिमी मालवा, एरण यानी पूर्वी मालवा, तीर भुक्ति, उत्तरी बिहार, पुंड्रवर्धन, उत्तरी बंगाल आदि गुप्त साम्राज्य के प्रमुख प्रांत थे। प्रांतीय शासक भौगिक, भोगपति, गोप्ता, उपरिक, महाराज अथवा राजस्थानी कहलाते थे। प्रांत से छोटी इकाई को प्रदेश कहा जाता था। उससे छोटी इकाई विषय कहलाती थी। विषयों के अधिकारी विषयपति कहलाते थे। शासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। स्थानीय शासन के अंतर्गत नगर प्रशासन में गुप्तों के साम्राज्य में दशपुर, गिरिनार, उज्जैनी, पाटलिपुत्र आदि प्रसिद्ध नगर थे। नगरों को पुर कहा जाता था। नगर या पुर के शासक को नगरपति या पुरपाल कहते थे। गुप्तों के नगर प्रशासन के संबंध में दामोदरपुर, बंगाल के ताम्रपत्र से जानकारी मिलती है कि नगर प्रशासन में स्थानीय श्रेणियों, निगमों आदि का महत्वपूर्ण योगदान होता था। मंदसौर अभिलेख में कपड़ा बनाने वालों की पट्टवाई श्रेणी द्वारा एक सूर्य मंदिर बनवाने का उल्लेख मिला है। वैशाली मोहरों से श्रेष्ठी, सारस्वत और निगमों के अस्तित्व का ज्ञान होता है। ग्राम प्रशासन के अंतर्गत ग्राम के मुखिया को ग्रामिक कहते थे। ग्राम सभा के सदस्य महत्तर कहलाते थे। जंगलों की देखभाल करने वाला गौलमिक कहलाता था। ग्राम परिषद या ग्राम सभा पर ग्राम प्रशासन का दायित्व होता था। न्याय व्यवस्था के अंतर्गत राजा सर्वोच्च न्यायाधीश होता था। राजा के न्यायालय को सभा, धर्मस्थान अथवा धर्माधिकरण कहा जाता था। गुप्त काल में लिखी गई नारद स्मृति में 4 प्रकार के न्यायालयों का उल्लेख है: कुल, श्रेणी, गण और राजकीय न्यायालय। न्याय विभाग के अधिकारी को विनय स्थापक कहा जाता था।
दंड विधान कठोर नहीं था। गुप्त काल में अपराधों का पता लगाने के लिए गुप्तचर अपराधियों को दंड देने के अधिकारी होते थे। अपराध की गुरुता के आधार पर न्यायाधिक अर्थदंड ही दिया जाता था। शारीरिक यातनाएं प्रायः नहीं दी जाती थीं और प्राणदंड देने का निषेध था। आय व्यय के साधन के अंतर्गत आय की मुख्य साधन राज्य में भूमिकर था, जिसे भाग, भोग या उद्रंग कहते थे। यह उपज का 1/6 भाग होता था। इसके अतिरिक्त दूसरा कर उपरी कर था, जो राजा के व्यक्तिगत उपयोग के लिए सामान के रूप में लिया जाता था। आय के अन्य स्रोत सिंचाई कर, अर्थदंड, सामंती राजाओं से कर, उपहार इत्यादि थे। व्यय के अंतर्गत राज्य के कर्मचारियों को राज्य कोष से वेतन दिया जाता था। राज्य के कोष का बहुत बड़ा भाग इस वेतन में चला जाता था। राज्य द्वारा किए गए लोकोपकारक कार्यों, सेना, पुलिस विभाग पर भी राज्य का काफ़ी धन खर्च होता था। निष्कर्षतः नीलकंठ शास्त्री ने लिखा है कि गुप्तकालीन शासन तथा उसकी सफलता के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त है। इससे ऐसा लगता है कि गुप्तों का शासन बड़ा ही सुव्यवस्थित था। प्रिय विद्यार्थियों, आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।